नमस्कार, सभी का स्वागत है पालिका प्रशासन के सीधे संवाद में। सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित किया गया है संसद में, और इसको लेकर अभी बहुत आपत्तियां जताई जा रही है एक समुदाय की तरफ से। तो जो मुस्लिम समुदाय है, तो वक्फ बोर्ड जो है और ये जो बिल पास हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए और जो आपत्तियां जो मुस्लिम समुदाय के पास है जताई जा रही है, उसका आंसर देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए हम ऐसे बताएंगे। जो भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत जी केलकर गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी नमस्ते। आपका प्रवास आज नवी मुंबई में है, तो आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा हमें कि आपने वक्फ बोर्ड पे बोलने के लिए थोड़ा समय दिया हमें। आपको तो पता है कि वक्फ बोर्ड को लेके कितना बवाल अभी चालू है। जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि इसका विरोध जताया जा रहा है। मेरा सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि जो वक्फ बोर्ड जो है, ये वक्फ बोर्ड का जो नियंत्रण है, जो जमीनों के ऊपर, उसकी जमीन का मालिकाना हक, जो ओनरशिप हम लोग बोलते हैं, वो फाइनलाइज करने के लिए जिला कलेक्टर के पास पावर दी गई है। तो इसको लेके पहली आपत्ति जताई गई मुस्लिम समुदाय के पास से। उनको ऐसा लग रहा है कि पहला वक्फ बोर्ड के जो जमीन का जो फाइनलाइज करने का, ओनरशिप का जो मसला था, वो वक्फ बोर्ड खुद ही सॉर्ट आउट करता था, पर अभी वो जिला कलेक्टर के पास चली गई है। तो इसके ऊपर आपत्ति जताई गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आपत्ति जताना मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा यही प्रदर्शित करता है कि उनको न्याय पसंद नहीं है, कोर्ट का न्याय पसंद नहीं है। पूर्व में वक्फ बोर्ड का जो बिल था, उसमें व्यवस्था ये थी कि वक्फ का मामला वक्फ के बोर्ड द्वारा ही निर्धारित होगा। ये तो ऐसा है कि चोरी करने वाले को ये कहना कि चोरी करने का के बारे में उसका केस जो है वो चोरों के बीच ही चलाया जाएगा, उस प्रकार की ये विचित्र बात थी। यानी पुराना बिल जो वक्फ बोर्ड का बना है, उसमें कितनी बेशर्मी के साथ ऐसी व्यवस्था की गई कि वक्फ बोर्ड पर कोई आपत्ति करता है, वक्फ बोर्ड की किसी बात पर, तो उसका फैसला, उसके बारे में निर्णय लेने के लिए जमीन के उसको, हाँ, जमीन के मामले में, तो उसके मामले में निर्णय लेना है तो उसे वक्फ बोर्ड के ही पास जाना होगा। वक्फ बोर्ड जो कहेगा, वक्फ बोर्ड के जमीन के मामले में उसे आपत्ति है और उसका निर्णय वक्फ बोर्ड ही देगा, ये तो विचित्र ही व्यवस्था है। यानी सामान्यतः कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है कि वक्फ बोर्ड ही निर्णय करेगा, वक्फ बोर्ड पर ही आपत्ति है। तो इस सरकार ने उसको एक व्यवस्थित किया है। जैसा कानून है, कानून के अनुसार कलेक्टर एक कोर्ट है छोटा, ऊपर का हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ये व्यवस्था है जनतंत्र में की हुई, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। किंतु पहले प्रतिबंध था, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। उसको अगर वक्फ के मामले में कोई आपत्ति है तो उसे वक्फ बोर्ड के ही पास जाना होगा और वक्फ बोर्ड निर्णय करेगा। तो ये तो हास्यास्पद बात है बिल्कुल ही। और कैसे ऐसा बिल बना और कैसे अभी तक चलता रहा, ये बताता है कि उसके पीछे का कारण ही है कि कुछ लोगों का स्वार्थ था, मुख्यतः राजनीतिक लोगों का, इसलिए वो चल रहा था वैसे ही। आम आदमी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, या आम आदमी को तो उससे कष्ट हो रहा था। उसका बिल तो, यानी वो अगर आपत्ति कर रहा है तो उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं है। ऐसा मतलब आपका ऐसा कहना है कि चोर चोरी करता था और चोर के ही कोर्ट में, जहाँ चोर जज बना बैठा है, उसके सामने ये
केस लेके जाते बिल्कुल थे, ठीक। तो चोर उसके तरफ से ही उसका मतलब उसके फेवर में ही वो उसकी राय देगा। राय देगा, वक्फ बिल्कुल बोर्ड का ऐसा ही था पहले, हाँ, कि ऐसा ही वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो विवादित है कि नहीं, हाँ। या किसकी है ओनरशिप, मालिकाना हक किसका है, ये फाइल करने का हक भी वक्फ बोर्ड का ही था। इसके वजह से जो हमारा कायदा जो है, न्याय व्यवस्था जो है, उसको एक तरीके से मेरे ख्याल से एक बोलते हैं ना कि चैलेंज देने की बात होती थी। हाँ, मतलब दोनों तरफ का, हमारी न्याय व्यवस्था दोनों तरफ का सुनती है, यानी यहाँ एक तरह- दूसरा था ही नहीं कोई। यानी एक तरह से हमारी न्याय व्यवस्था को नकार दिया था, उससे ज्यादा महत्व दे दिया वक्त के न्याय को, जो बिल्कुल ही गलत था। और इसीलिए ऐसे यानी हंसने लायक किस्से जगह जगह मिलते हैं। कहीं 1000 साल पुराना मंदिर है, उसके ऊपर वो कह रहा है उस गांव में एक मुसलमान नहीं और उस मंदिर की जमीन हमारी है कह रहा है। कहीं वो कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा वगैरह है जहाँ बनी है वो जमीन ही हमारी है। कुछ भी वक्त बोल बगे जा रहा है। तो ये सब हास्यास्पद बातें इसीलिए हुई कि वक्त के नाम पर कुछ लोगों को, और खास करके अगर कहें तो भू माफियाओं को खुश करने का प्रयत्न पूर्व के बिल में था, जिसे ठीक किया गया है नए बिल में संशोधन करके। गुरु जी, आपको सभी को पता है कि धार्मिक स्थल जो बोला जाता है, जैसे मंदिर हम लोग समझ ले, मंदिर की जो ट्रस्ट रहती है, कमेटी रहती है, उसमें मोस्ट ऑफ हिंदू ही रहते हैं। हिंदू मंदिर हिंदुओं का रहता है तो हिंदू रहते हैं। पर अभी जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया है, उसमें ऐसा है कि वक्फ बोर्ड पे ऊपर गैर मुस्लिम लोग भी रहेंगे, हिंदू लोग भी रहेंगे उस बोर्ड के ऊपर। तो ये आपत्तिजनक आपको नहीं लगता? ये अगर मंदिर के कमेटी के ऊपर हिंदू ही रहने चाहिए, तो वक्फ बोर्ड में क्यों वहाँ गैर मुस्लिम लोग चाहिए? तो इसके ऊपर भी उस मुस्लिम समुदाय की आपत्ति है। तो इसको आप किस तरह से बाजू करोगे? नहीं, वैसे अभी तक तो हिंदुस्तान में यही है कि ये हिंदुओं के ही मामले में ज़्यादा था। हिंदू मंदिरों की व्यवस्था में सरकार का व्यक्ति जो रहता था वो जरूर नहीं है कि हिंदू हो, मुसलमान भी रहता था। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये पहले से चालू है। हिंदुओं के मामले में तो चालू ही है, ये अभी भी चलता है ऐसे। ये जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, अमरनाथ श्राइन वाला विषय है। इन सब मामलों में हिंदू लोग निर्णय लेंगे ऐसा नहीं था। सरकार का आदमी जो अक्सर मुसलमान रहता था वो उसमें रहता था। इसमें भी सरकार ने सरकार का व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम भी होगा ये कहा है, क्योंकि नॉन मुस्लिम इसमें रखने के पीछे एक उद्देश्य भी है कि नॉन मुस्लिम का भी पक्ष बराबर सामने आना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार के मूर्खतापूर्ण दावे वक्फ बोर्ड के द्वारा पिछले समय में हुए हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि दूसरे पक्ष की भी बात सामने आनी चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था की है। मुझे यूँ लगता है ये बिल्कुल ठीक किया है। मुस्लिम समुदाय का ये भी कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड का जो मालिकाना हक है या उसका कंट्रोलिंग पावर जो है गवर्नमेंट के पास जाती है, जो वक्फ बोर्ड के जमीन के ऊपर जो मदरसा, कब्रिस्तान या मस्जिद जो बने हैं, जैसे बताया जा रहा है कि वो जमीन एक बोलते हैं कि खींच के बनाए, छीन के बनाए गए हैं, तो उस जमीन का पुनर्निर्माण, उस जमीन के ऊपर कुछ दूसरे भी पुनर्निर्माण हो सकते हैं। तो उसको भी लेके मुस्लिम समुदाय थोड़ा टेंशन में है। थोड़ा उनका ये भी कहना है कि हमारे मस्जिद तोड़े जाएंगे, कब्रिस्तान हटाए जाएंगे, मदरसे हटाए जाएंगे उस जमीन पे, अगर वक्फ बोर्ड की वो जमीन नहीं होती है गुरु। तो इसको क्या कैसे देखते हैं आप? कई स्थानों पर देश में, हर एक राज्य में प्राय ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे कि मजार, मस्जिदें ये सरकारी भूमि पर बिना व्यवस्थित कागजात के बनाए गए हैं और उसको एक तरह से बाद में वक्फ की जमीन कहा गया है, जबकि वो वक्फ की जमीन नहीं है। वो सरकार के रिकॉर्ड में है कि वो सरकारी जमीन है। अभी भी ये चलता ही है। वन विभाग की जमीन होगी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बना लिया मकबरा, वहाँ कब्र बना ली किसी की भी। वास्तव में वहाँ कोई व्यक्ति मरा भी है या नहीं पता नहीं, किंतु कब्र एक कुछ तो बना करके पहले कब्र और बाद में मस्जिद, यह सब जगह चालू है।
तो ये रोकने की आवश्यकता तो थी ही, जो इस बिल में संशोधन करके कुछ किया है। वक्फ बोर्ड को जो जमीन दी जाती है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से मुस्लिम इससे दी जाती है। तो अभी संशोधन बिल जो आया उसमें कहा गया है कि कम से कम वो व्यक्ति 5 साल तक मुस्लिम धर्म को अपनाने वाला चाहिए, मतलब वो 5 साल से मुस्लिम है तो ही वो वक्फ बोर्ड के लिए जमीन दे सकता है। तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिया गया है मुस्लिम समुदाय के पास से। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये भी मुझे यूँ लगता है कि सरकार ने सोच विचार करके ही किया है। ये इस तरह से करने से वास्तव में वक्त वो तो हानि नहीं है, 5 वर्ष बाद भी अगर मिलनी है तो मिलेगी। मतलब वो जो इंसान है किंतु वो मुस्लिम 5 साल से वो मुस्लिम धर्म का आचरण करने वाला चाहिए, कर रहा है। हाँ, तो वो उसने वास्तव में यानी धर्म के प्रति उसकी आस्था के कारण दिया है, जोर जबरदस्ती लिया है। जोर जबरदस्ती नहीं है, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई है। तो ये सही है व्यवस्था, सही ऐसा है, लगता है इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज नहीं है, आक्षेपार्ह कुछ नहीं है। हाँ, आक्षेपार्ह नहीं। एक बात ये देखो, वास्तव में आक्षेप समझदार जो मुस्लिम है, यानी पहली बार ऐसा हुआ है वक्फ बोर्ड के मामले में। मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमानों में सामान्यतः मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो अभी तक रहे, बिल्कुल खिलाफत आंदोलन के वहाँ से 1920 से लेकर आज तक, खिलाफत आंदोलन के समय भी कठमुल्ला मजहबी ऐसा मुसलमान यही मुसलमानों का प्रतिनिधि है, वो जो बोल रहा है वो सारे मुसलमानों के हित की बात बोल रहा है, ऐसा सोच करके उस मजहबी जिहादी मुसलमान के बोलने को ही महत्व दिया जाता रहा। एक तरह से मजहबी कठमुल्ला मुसलमानों को देश में हमारी सरकारों ने स्थापित किया मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में। उसी का परिणाम आगे चल के मुस्लिम लीग बनना और मुस्लिम लीग के द्वारा देश का विभाजन करवाना, क्योंकि उनको तो एक न एक नई मांग खड़ी करनी है, वो करते रहे। विभाजन के बाद भी वही परंपरा चालू रही कि ऐसा कठमुल्ला वर्ग जो है, जैसे किसी मोहल्ले से मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, उसमें से गणेश की झांकी निकलती है। अब इसमें सामान्य मुसलमान को कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, किंतु कुछ उनका जो कठमुल्ला वर्ग है वो कहीं डीजे पे आपत्ति करेगा, कहीं मूर्ति पे आपत्ति करेगा, कुछ भी आपत्ति, क्योंकि उसे तो लड़ाई झगड़ा करना ही है हिंदुओं से, और मुसलमानों को हिंदू के विरुद्ध भड़काना ही है। ऐसा जो कठमुल्ला कुरानी मजहबी जिहादी ऐसा जो मुसलमानों का वर्ग था, उसे कहीं न कहीं सरकार साथ देती रही वोट के लालच में। सरकार ही कहती थी कि अरे भाई वो मोहल्ला जो है वो उस सड़क से क्यों जा रहे हो आप, उधर मुसलमान रहते हैं, उधर से मत जाओ, आप दंगा कराना चाहते हो। कि सरकार ये उल्टा बोलती थी, यानी सरकार को पता है कि वहां से अगर गए तो उनके ऊपर हमला होगा। क्यों हमला होगा भाई, रास्ता तो किसी के बाप का नहीं है। हिंदू मोहल्ले से ताजिया निकल सकता है, कोई कभी हिंदू आपत्ति नहीं करता है। फिर गणेश की मूर्ति या राम की झांकी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकलती है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए। किंतु इतनी कासगंज में उन्होंने गोली मार चला दी, तिरंगा यात्रा करके कोई चंदन गुप्ता जा रहा है अपने लोगों को लेकर, तो आप हमारे मोहल्ले से तिरंगा यात्रा कैसे निकाल रहे हो, गोली चला दी उन्होंने। ये जो साहस बना भावी मजहबी लोगों का, उसका कारण एक तो राजनीतिक दलों ने ऐसे भूमाफिया गुंडे, इस्लाम में जो गुंडे हैं उनको संतुष्ट करने पे पूरा जोर लगाया। एक शब्द चलता रहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, ऐसा बोला जाए। वास्तव में वो शब्द भी मैं गलत मानता हूँ। मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होता था देश में मुस्लिम गुंडों का तुष्टीकरण चलता था। मुस्लिम गुंडों को खुश करने की हमेशा बात चलती थी, और वो होता रहा इतने वर्षों तक। और इसलिए वक्फ बिल का मैं इसलिए बहुत इस संशोधन विधेयक का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ कि पहली बार मुसलमानों के विषय में मुसलमानों का जो अच्छा एलिमेंट है वो मुस्लिम भूमाफियाओं के मामले में मुस्लिम गुंडों के विरुद्ध खड़ा हुआ सरकार के समर्थन में।
आप देखो कई जगह मुसलमान ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल में जो संशोधन किए हैं ये मुसलमानों के हित में है। ऐसा बोलने वाला मुसलमानों का एक वर्ग छोटा सा ही क्यों ना हो, किंतु पहली बार सामने आया है कि जिसने कठमुल्ला वर्ग के विरुद्ध अपनी राय प्रकट रूप से दी कि ये बिल कोई खराब नहीं है, उल्टा इससे मुसलमानों को लाभ है। तो ये मैं समझता हूँ कि वक्फ बिल ने बाकी तो मुसलमानों का जो भला किया है वो तो एक अलग बात, किंतु देश का भला वक्फ बिल के संशोधन के द्वारा ये हुआ कि पहली बार मुसलमानों में से ऐसे लोग जो इंसानियत पसंद थे, मानवता को पसंद करते थे, जो सही को सही रूप में देखते थे, गलत बात को अच्छा नहीं मानते थे, ऐसे लोगों का आवाज पहली बार इस वक्त विधेयक के कारण पहली बार बुलंद हुआ, लोगों के सामने आया। अन्यथा ये लोग तो इतने डरे हुए थे इनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि गुंडों को एक तरह से सारे पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण था, ये चल रहा था। इसलिए वक्फ विधेयक ने मेरे विचार से जो सबसे अच्छा काम किया, बाकी तो ठीक है जमीन जायदाद ये वो, किंतु सबसे अच्छा काम ये किया कि मुसलमानों में से जो अच्छा मुसलमान था, समझदार मुसलमान था, शांति प्रिय मुसलमान जो था, इंसानियत पसंद मुसलमान जो था, उसकी आवाज जनता के बीच इस वक्त विधेयक ने बुलंदी के साथ ला दी। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, मतलब मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है। हमारा जो संविधान है, हमारी राज्य घटना है हमारे देश की, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, समानता इक्वलिटी की बात करता है, और 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की और धार्मिक जो प्रबंध है उसको कहीं उसके ऊपर कोई प्रेशर ना डाले या कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना लेके आए, ऐसी बात करता है। मतलब धार्मिक स्तर पर कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, ऐसी बात करता है। तो वक्फ बोर्ड को लेके जिस तरह से सरकार इंटरफेयर कर रही है इसमें, तो ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है क्या? वास्तव में दोनों बातें हमारे देश में बोली जाती हैं। एक तरफ कहना कि ये पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, और दूसरी तरफ धर्म की बातों को बहुत बड़ा चढ़ा करके महत्व देते जाना, यही मूलतः गलत बात है। वक्फ बोर्ड में जो बातें हैं देश के लिए अनुकूल होगा, समाज के लिए अनुकूल होगा, तो वो उसमें रहनी चाहिए, और देश के लिए समाज के लिए हानिकारक है तो वो हटाई ही जानी चाहिए। धर्म या मजहब को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। हमारे यहाँ यही चलता आया है अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशन भले ही ये कहता हो कि सबको समान अधिकार है, तो हम देखते ही हैं कि अल्पसंख्यक वगैरह के नाम पर कुछ विशेष अधिकार दूसरों को दिए। यहाँ से ही हिंदू मुसलमान भेद चालू हो गया। आज भी एक तरह से हिंदू को केवल नागरिक अधिकार है, मुसलमान नागरिक है उसे नागरिक अधिकार तो है ही, उसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक अधिकार है। ये क्या है भाई, अल्पसंख्यक अधिकार क्यों होने चाहिए? जब देश धर्मनिरपेक्ष है, सबके लिए समान अधिकार है। किंतु वोट की लालच में इस तरह से मांग करने वाले, वास्तव में तो ये मांग ही गलत है कि इस्लाम के नाम पर हमें कुछ अलग दो, इस्लाम के नाम पर, और इसके परिणाम भी भुगत चुके हम। इस्लाम के नाम पर ही मांग करते हुए, मुसलमानों के लिए अलग से मांग करते हुए ही हम देखते हैं कि देश का विभाजन हुआ आखिरी में। उसके बाद भी कांग्रेस और राजनीतिक दलों ने वही परंपरा जारी रखी, और उसका परिणाम आज भी हम देखते ही हैं कि मुसलमानों की मांगे बढ़ती जा रही है, और उसके कारण धार्मिक ये भेदभाव भी, धार्मिक एक तरह से फूट भी बढ़ रही है। तो उसका कारण ही ये है कि एक तरफ कहना कि हम धर्मनिरपेक्ष है, और दूसरी तरफ एक विशेष धर्म को, विशेष मजहब को खूब महत्व देते जाना, उसकी उल्टी सीधी मांगों को तुरंत स्वीकार करना, ये सब हानिप्रद बातें हैं। देखिए, 10 लाख एकड़ से जास्ती जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इसके ऊपर मुस्लिम समुदाय की एजुकेशन सिस्टम है, समुदाय का जो प्रार्थना स्थल है, वो सब चीज़ें वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल आने से
बहुत हम लोग बोलते हैं ना कि उसके ऊपर प्रभाव गिर रहा है। मतलब ये अगर सरकार की हो जाएगी तो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर भी हथौड़ा गिरेगा या उसके ऊपर भी नियंत्रण आएगा। तो ये सब चीजें आपत्ति करके मुस्लिम समुदाय के पास से बताई जाती है। 9 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ के ऊपर की जमीन हमारे देश में बहुत बड़ी जमीन है। 9 लाख एकड़, करोड़ नहीं, सॉरी, 10 लाख एकड़ के आसपास की। तो ये सब चीजों का उनको थोड़ा मतलब मसला है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा कल्चर, ये कहा तो रुक जाएगा या हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ये जगह जमीन अगर विवादियों में चली गई या सरकार के पास चली गई तो जो मदरसे है, उनके प्रार्थना स्थल है, तो उनका क्या होगा। मैंने पहले ही बताया कि सामान्यतः अधिकांश जमीन मुसलमानों की, यानी ये जो बने हैं आपके दरगाह वगैरह, ये गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए हुए जमीनें हैं और इसलिए इन सब की जांच तो होनी ही चाहिए। ये तो सरकार ने देखना ही चाहिए। या भारत रक्षा मंत्री की तो ये मांग हमेशा है कि भाई ये जो दरगाह वगैरह है, इनकी जमीन इनको कहाँ से मिली, इसकी जांच करो। जंगल विभाग की जमीन है, बना दिया, कोई जाता नहीं है तो वो पहले वहाँ बना ली कब्र, बाद में उसकी मस्जिद हो गई, और मस्जिद हो गई तो धार्मिक स्थान है, इसे आप हाथ नहीं लगा सकते हो। ऐसे सारी बातें चलती रही है देश में। इसलिए मुसलमानों का फिर दूसरी भी एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्यतः इस्लाम में दूसरों की संपत्ति को लूटना ये जायज है। आपको ये आश्चर्य लगेगा किंतु ये चलता ही था। स्वयं मोहम्मद साहब भी लूट के लिए जाते थे सेना लेकर। माले गनीमत उसे शब्द है, शत्रु का माल, उसमें सब बातें हैं। और यानी महिलाएं, बच्चे, ये भी शत्रु की है तो वो लूट का माल है, लूट के लाते थे, आपस में बांटते थे। उसमें से एक हिस्सा मोहम्मद साहब को दिया जाता था। ये तो बिल्कुल इतिहास है। तो लूटना दूसरों का माले गनीमत, यानी जो ये हिंदुओं का यानी मुसलमानों का नहीं है उस पर कब्जा करना, वो लूट लेना, ये बिल्कुल उनके इसमें जायज माना है एक तरह। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे जमीनों के बारे में ठीक से जांच होनी चाहिए। ये तो मोदी जी ने जो किया है ये तो बहुत न्यायपूर्ण व्यवस्था की है कि इसका ठीक से न्यायपूर्वक, उनकी जमीन है तो उनको रहेगी, और अगर लूट ली है उन्होंने किसी तरह से तो वो वापस होनी चाहिए। ठीक व्यवस्था की है। वक्फ बोर्ड का जो जब संविधान जो है, वक्फ बोर्ड का जब ये संशोधन बिल जब आया संसद में, तब उसके पहले ड्राफ्ट आया था, तब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्थापित की गई थी जिसमें सत्ताधारी पक्ष पार्टी और विरोधक पार्टी दोनों भी रहते हैं, जेपीसी कमेटी। तो उसमें कुछ संशोधन के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस लिए गए थे या उन्होंने कुछ सूचनाएं की थी सुधारने के लिए, तो और वो और विरोधी पक्ष ने भी जो सुधार बताए थे सांसद में, वो बिल पारित होने से पहले वक्फ बोर्ड का विधायक संशोधन बिल, तो वो न करते हुए वन साइडेड वक्फ बोर्ड का जो ये विधायक के 2025 का सुधारना विधायक संशोधन बिल ये पारित किया गया। इसके ऊपर भी मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई है कि वन साइड किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, तो ये गलत हुआ है करके, ये संविधानक नहीं, ये असंविधानक है करके। संविधान ने तो लोकतंत्र में, संविधान ने जो लोकतंत्र हमें दिया है उसमें तो बहुमत जो कहेगा विषय पर चर्चा होने के बाद वोट ले लिए जाते हैं। जिस पक्ष में ज्यादा मत रहे उस पक्ष के साथ निर्णय होता है। ये भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी उसमें सब लोग लिए थे, सारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद भी बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष में या
पुराने बिल के समर्थन में जो लोग बोल रहे थे वो समझा नहीं पाए अन्य लोगों को, वो असफल रहे। और इसलिए जो पक्ष सरकार ने रखा वो लोगों ने मंजूर किया। उसे सरकार और विपक्ष ऐसा दिखने का कारण नहीं है। बात तो सीधी सी है कि जो वहाँ पे भी वोटिंग हुआ है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जिन्होंने ज़्यादा ने समर्थन किया वो संशोधन बिल का, तो वो मंजूर हो गया। पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम तो यही है कि ज़्यादा लोग जो कहेंगे वो मंजूर किया जाएगा, वो हुआ है। अब उसके बारे में ये चिल्लाना चालू कर रहे हैं कि नहीं वो हमारी बात नहीं मानी, यानी आपका मत लोगों को पसंद नहीं है, अधिकांश लोगों को, इसलिए नहीं हुई। उसको ये कहना कि नहीं हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं मानी गई, ये गलत है। ये बताता है कि उनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र लोकशाही जहाँ संवारी जाती है, उस संसद में इस वक्फ संशोधन बोर्ड जो है 2025 का ये मंजूर किया गया। अभी इसको जो आह्वान जो हम लोग बोलते हैं, इसको आह्वान दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, ये रद्द करो या इसमें कुछ सुधार करो, पर वो तो प्रशासकीय है। मतलब वहाँ डेमोक्रेसी जीत गई। कहाँ? संसद में तो हम लोग जीत गए, डेमोक्रेसी जीत गई, हमारी लोकशाही जीत गई, जैसे आपने अभी बताया। पर अभी रास्ते भी की लड़ाई मुस्लिम समुदाय ने शुरू की है, जो पश्चिम बंगाल में हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, जिसमें वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी मैडम, वो भी खुद उसमें शामिल है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहाँ हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू के दुकानें जलाई जा रही है, हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम किए जा रहे, गलत चीजें की जा रही है। मतलब जो हम लोग ने 1947 में सहन किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त, वो दौर वापस आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है इस वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को पास होने के बाद। तो इसको भारत रक्षा मंच किस तरह से देखती है? आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक कहा। सामान्यतः देश में मैंने जैसे बताया कि गलत मांगे करना, देश विरोधी मांगे करना, हिंदुओं के विरुद्ध कुछ ना कुछ नई नई बातें खोज के लाना, बोलना और प्रेशर बनाना, तो उस प्रेशर को स्वीकार करते हुए उनकी सब बातें मान्य करना, ये सामान्यतः 1909 से चालू है देश में। और उसी का परिणाम बाद में पाकिस्तान हुआ। ये मांगे बढ़ती गई, आखिरी में उन्होंने वही बात पाकिस्तान बनने के बाद कुछ समय के लिए थोड़ा ये रुका, किंतु फिर ये चालू हुआ क्योंकि राजनीतिक दलों को वोट चाहिए थे उनके, और इसलिए राजनीतिक दलों ने उनका साथ देना चालू किया। और उनकी दादागिरी, गुंडागिरी इतनी जबरदस्त रही है कि एक तीसरा कॉलम जो कहा जाता है लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ, वो यानी पत्रकार और समाचार पत्र, यह भी उससे डरता रहा, स्पष्ट बात बोलने में घबराता रहा और कहा जाता रहा नहीं नहीं वो लोगों में आपस में ये द्वेष न बढ़े इसलिए हम नहीं बोल रहे। किंतु घटना भी छापेंगे, आज तक ऐसे ही चलता है। अखबार में घटना छपेगी कि हिंदुओं का वो जुलूस जा रहा था, मस्जिद के वहाँ जाने के बाद असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर पथराव किया। असामाजिक तत्व क्या है भाई? कौन है ये असामाजिक तत्व? क्यों नहीं मुसलमान बोलते हो सीधे स्पष्ट रूप से? क्यों छिपाया जा रहा है उनके अपराध को? किंतु ये है समाचार पत्र, पत्रकार ये सब यही करते रहे कि उनके गलत बातों को लोगों के सामने कैसे सामान्य घटना है या घटना हुई नहीं या हुई है तो वो कुछ अन्य ही लोगों ने की है, मुसलमानों ने नहीं की है, ये लोगों के सामने न आए। मुसलमानों के गलत कामों पर पर्दा डालने का, चादर डालने का प्रयत्न यहाँ वर्षों से चल रहा है। और उसी का परिणाम ये हो गया कि आज़ादी के बाद फिर ये स्थिति, अब कहाँ वो संशोधन विधेयक और कहाँ हिंदुओं पर हमले। ये देखिए ना कितनी विचित्र बात है कि बंगाल में एक हिंदू गांव पर हमला करके उस गांव को जलाया है, लोग भागे हैं, घर बार जला दिए। क्या संबंध क्या है इसका विधेयक से?
किंतु दादागिरी करना है, गुंडागिरी करना है, हमारी बात मनवाएंगे, गुंडागिरी से मनवा लेंगे। ये जो आदत बनी हुई है वो बंगाल की घटनाओं ने बता दी। और सरकार उनको कहती है कि हर एक को अपना विरोध बताने का अधिकार है। अरे विरोध ऐसे बताया जाएगा? विरोध अगर है तो आप सरकार से ये करो। आपने एक गांव जो हिंदुओं का गांव था पूरा, उसके ऊपर हमला किया, जलाया उस गांव को, घर जला दिए सारे। ये कौन सा तरीका है? तो मेरा यही कहना है कि अभी तक ये जो चल रहा था, और कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह ने ये जो चलता आ रहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, मुस्लिम गुंडे माफिया इनका तुष्टीकरण जो चालू था, इसको पहली बार चैलेंज कर दिया मोदी शाह इन्होंने। ये उनको बहुत अखरा है। किंतु ये मुसलमानों का जो एक समझदार वर्ग है, जो शांति प्रिय वर्ग है, जो इंसानियत पसंद वर्ग है, उसको ये बात ठीक लगी कि नहीं, मोदी अमित शाह जो कर रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है, देश के हित में है, इससे कोई मुसलमानों को नुकसान हो। वो अब की बार इतने लगभग 105 वर्ष बाद पहली बार मुसलमान सही बात के लिए बोलने के लिए मैदान में खड़ा हुआ, पहली बार है ये इतने 105 वर्ष में। अन्यथा सब डर रहे हैं उनसे। मैंने बताया ही कि पत्रकार डरता है, समाचार पत्र डरते हैं, राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए उनके पक्ष में बोलते हैं। अन्य भी उदाहरण है। हमारे देश में संविधान बना, ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में ये कहा यानी SC ST को आरक्षण आवश्यक है, शिक्षा क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। आप कोई भी कॉलेज वगैरह देखो, उसमें SC ST के लोगों को वहाँ के स्टाफ में स्थान मिलेगा, वहाँ के विद्यार्थियों में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सीटें रहेंगी, है या नहीं? है सब जगह। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्यों नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 100 वर्ष होने आए हैं, क्यों SC ST को आरक्षण नहीं? कहाँ गया संविधान? जामिया मिलिया दिल्ली, अन्य भी जितने मुस्लिम, इनको केंद्र सरकार पैसा देती है, UGC के द्वारा पैसा दिया जाता है। मुसलमानों के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं चलता। UGC या सरकार को पैसा देने वाला हम सब जानते हैं कि हिंदू ही ज्यादा टैक्स पेयर है। मुसलमानों में तो वो कहते ही है कि हमारी बहुत बड़ी गरीबी है। टैक्स पेयर तो सारा हिंदू है, वो दे रहा है पैसा। और उस पैसे से अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय चलता है तो उसमें 100 वर्ष हो गए, स्टाफ में कोई SC ST नहीं दिखेगा, प्राध्यापकों में कोई SC ST नहीं मिलेगा, विद्यार्थियों में मिलेगा, विद्यार्थियों में नहीं। कितना बड़ा नुकसान है SC ST वर्ग का। 100 वर्ष में कितने हजारों SC ST विद्यार्थियों का नुकसान हुआ होगा। मतलब ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उस पर सीधा अपमानित किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में। हाँ, और इसके विरुद्ध कोई मुंह नहीं खोलता है। न मायावती बोलती है, न लालू बोलता है, न मुलायम बोलता है, ना आठवले जी बोलते, न अखिलेश बोलता है। क्योंकि मुसलमानों के वोट चाहिए, मुस्लिम गुंडागिरी उनको पसंद है, उनको बढ़ाए जा रहे हैं गुंडागिरी को, कोई बोलता नहीं है। अन्य भी बातें ऐसी है। आज ये वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं कि सरकार जमीन ले लेगी। हिंदू मंदिरों का क्या है? क्यों सरकार हिंदू मंदिरों का पैसा ले रही है लगातार? हर एक स्थान पर जितने बड़े हिंदू मंदिर हैं, वो बालाजी का हो, सिद्धि विनायक का हो, मुंबई का, शिरडी के साईं बाबा, शिरडी, सब जगह सरकार हिंदू चढ़ा रहा है अपने देवी देवताओं को श्रद्धा से पैसा। सरकार कहती है ये रिवेन्यू है हमारे लिए, यानी ये सरकार को दिया हुआ पैसा है। सरकार अपने मन, ये सिद्धि विनायक मंदिर का पैसा तो सरकार लेकर मदरसे चलाने वालों को दे रही थी अभी तक। तो ये कौन सा न्याय है? ये सब हिंदुओं के साथ जो चलता रहा। मैं यही कहता हूं कि ये जो बातें चली, एक तरह का आतंक
निर्माण किया गया, इन जिहादी कठमुल्ला मुसलमानों द्वारा उनको बहुत महत्व दिया जाता रहा देश में, उसका परिणाम यह हुआ कि जब बड़े लोग बोलने को तैयार नहीं, SC ST के लिए मायावती बोलने को तैयार नहीं, और इसका जो आज रिजल्ट है वेस्ट बंगाल में हमने दिखा, हाँ, वो दिखाई देता है। इसमें से ही हिंदू में थोड़ा भय निर्माण हुआ, हिंदू डरने लग गया। और अब जो परिवर्तन आ रहा है देख रहे हैं, अब हिंदुओं में भी बात अब बोलने की हिम्मत आ गई है, बोलने लग गए हिंदू गलत बात के खिलाफ। केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी गलत बात के खिलाफ बोलने खड़ा हो गया। ये जो जिहादी मजहबी मुसलमान है, कठमुल्ला मुसलमान है, इसके खिलाफ व्यवस्थित बोलने की आवश्यकता थी ही। न बोलने के कारण ही ये वर्ग बेशरम और गुंडा बना हुआ है। गुरुजी मुझे बताइए, आखिरी सवाल है मेरा ये कि अगर वक्फ बोर्ड को लेके जैसे वेस्ट बंगाल में जो आतंक मचाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, जो कटुमुल्ला मुसलमान है, जो आतंकी मुसलमान है उनके तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से, अगर वैसी ही चीज पूरे भारत में अगर ऐसा लग रहा है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप ये लोग करेंगे, उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की है, तो उस समय भारत रक्षा मंच किस तरीके का स्टैंड लेगा हिंदुओं के सुरक्षा के लिए और सरकार के साथ खड़े रहने के लिए? आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो बातें हैं ये बता रही है कि ये देश भर में होने की संभावना बन रही है, और ये होगा। हमारा भी मत ये है कि ये होगा। हिंदू की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि हिंदू लड़ना झगड़ना पसंद ही नहीं करता है। दूसरी तरफ लड़ झगड़ करके जब पाकिस्तान बना तब भी उन्होंने नारे लगाए थे मुस्लिम लीग के लोगों ने कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, गजवाए हिंद करना है, 2047 तक पूरा भारत मुस्लिमों के हाथ में लाना है। ये सब उनके बीच चर्चा का विषय है यही। और इसलिए ये जैसे चक्र उल्टा फिर घूमना शुरू हुआ, अभी तक तो उनको सब प्रकार की सुविधा मिलते मिलते वो सफलता की ओर बढ़ रहे थे, पहली बार उनको ब्रेक लगाए। तो नाराज है, केवल नाराज है ऐसा नहीं, उन्होंने वो बताई अपनी नाराजगी कि हिंदू गांव पर हमला किया। वक्त विधेयक का कोई उस गांव से संबंध ही नहीं है, किंतु हिंदुओं का गांव है तो जलाओ, मारो, महिलाओं पे बलात्कार करो, ये सब वहाँ। तो ये हिंदुओं को डराने की, हिंदुओं को अपने दास के रूप में रखने की उनकी इच्छा है, वो उन्होंने फिर से इस बार प्रकट की है। और ये और भी बढ़ेगा ऐसा लगता है। किंतु अब की बार हिंदू जो है, यानी भारत रक्षा मंच तो कहता ही है कि मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र, हिंदुओं को बोलना सिखा रहा है, हिंदुओं को प्रतिक्रिया करना सिखा रहा है भारत रक्षा मंच। तो फिर भी मैं यूँ मानता हूँ कि फिर भी हिंदुओं में जागृति और प्रतिक्रिया ये कम ही है। किंतु अब की बार जो होगा, जो जिस तरह से चल रहा है माहौल, इसमें हो सकता है कि पहले आक्रमण, यानी हिंदू सामान्यतः कहीं खुद होकर झगड़ा नहीं करता है, तो झगड़ा तो या हमला तो होगा मुसलमानों का ही, और पहला हमला जो करता है उसे कुछ लाभ अवश्य मिलते हैं। उसके अनुसार मुसलमानों को हर जगह कुछ तो लाभ मिलेगा हमला करने में, किंतु और हानि बहुत सी हिंदुओं की होगी। अब जैसे बंगाल का के उस गांव के हिंदू कल्पना भी नहीं करते होंगे कि उनके ऊपर हमला होगा, किंतु हुआ हमला। सबको घर बार छोड़ के आज 500 से ज़्यादा लोग, परिवार 500 से ज़्यादा परिवार भागे हुए वहाँ से। तो ये घटनाएं ऐसी अन्य जगह पे भी हो सकती है। किंतु अब हिंदू जो है, मुझे यूँ लगता है कि अब हिंदू ये सहन करने की मानसिकता में नहीं है। और जो लोग यूँ सोच रहे हैं कि हमारी गुंडागिरी जैसे पहले चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी और हम सबको डरा धमका कर यहाँ गजवाए हिंद के रूप में भारत में इस्लामी राज्य फिर लाएंगे, जैसे पाकिस्तान बना लिया वैसे हिंदुस्तान को भी मुगलिस्तान बना लेंगे, तो उनका भ्रम हिंदू आपकी बात दूर कर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल कि भारत रक्षा मंच इस देश के 80% हिंदुओं को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेके
जो भी आतंक मचाया जाएगा इन फ्यूचर में या वो रोकने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेगा भारत रक्षा मंच की तरफ से? वास्तव में भारत रक्षा मंच वही बात कहना चाहता है जो योगी जी ने कही, बटेंगे तो कटेंगे, या मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है। यही संदेश सारे हिंदुओं के लिए है। भारत रक्षा मंच इस संदेश, इन दोनों संदेश का पूर्णतः समर्थन करता है और लोगों को भी इसके लिए तैयार करता है। शुक्रिया गोजी। इस तरह से वक्फ संशोधन बोर्ड 2025 जो बिल था, वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल था 2025 जो संसद में पारित हुआ, उसको लेके भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर गुरुजी, उन्होंने हमसे बात की। हिंदुओं को मुखर करना होना चाहिए, उन्होंने कहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं अगर पूरे देश में अगर उमड़ती है तो वहाँ हिंदुओं को पूरी ताकत से खड़े रहने की ज़रूरत रहेगी। लोकशाही का सबसे बड़ा मंदिर जो है संसद में वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है। अभी इसको रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के पास से बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की जा रही है, जिसे आप पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देख रहे हो कि वहाँ किस तरह से हिंदुओं के घर के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो संसद में संवैधानिक स्वरूप से जो वक्फ संशोधन बिल जो है जो पास हुआ है, उसको मान्य ना करते हुए उसको विरोध करने के लिए और रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय में कि कुछ लोग जो आतंकवादी सोच रखते हैं वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी के साथ जब हम लोगों ने बात की इंटरव्यू में, सब पता चला है, सामने आया है। तो सभी हिंदुस्तान के हिंदुओं से यही अपील रहेगी कि वक्फ संशोधन जो बिल है वो जो पारित हुआ है संसद में, वो जल्द से जल्द हमारे हिंदुस्तान में लागू किया जाए और वक्फ के अंतर्गत जो ज़मीन है उसको खुली तरीके से सांस लेने का अवसर प्राप्त हो। शुक्रिया, धन्यवाद।